गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के, जो कि क्लास 9th का है, लोकतांत्रिक राजनीति भाग फर्स्ट। और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। पता लग रहा है चैप्टर के नाम से कि लोकतंत्र क्या। पहले हमें ये जानना है कि लोकतंत्र क्या है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, यानी कि लोकतंत्र क्यों। बच्चों, अगर हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ना जब शुरू करें तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि लोकतंत्र जो शब्द है या शासन की प्रणाली है या कोई तरीका है, जो भी कुछ है, सबसे पहले ये बना किस शब्द से है, कहां से इसकी शुरुआत हुई। तो बच्चों, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो शब्द है ये यूनानी शब्द है, और यूनानी शब्द कौन से शब्द से बना हुआ है? ये डेमोक्रेसिया। डेमोक्रेसिया से, डेमोक्रेसी शब्द जो है ये यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से निकला हुआ शब्द है। और इसके भी दो पार्ट अगर हम करते हैं, डेमोस और क्रेसिया। डेमोक्रेसी को दो पार्ट में, और इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो डेमोस प्लस क्रेसिया दो शब्द निकल करके आते हैं, जिनमें दोनों का अलग अलग अर्थ है। डेमोस का मतलब है जनता, यूनानी शब्द डेमोस का मतलब है जनता या लोग, और क्रेसिया का मतलब है शासन। तो बच्चों देखिए, जब हम इनको मिलाते हैं तो डेमोक्रेसिया बना। डेमोस प्लस क्रेसिया को मिलाते हैं तो डेमोक्रेसिया बना। जब इनका अर्थ जनता और शासन होता है तो अगर मिलाते हैं तो जनता का शासन, यानी कि लोगों का शासन। ठीक है, तो अब हमारा इसका अर्थ हो गया जनता का शासन या लोगों का शासन। तो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया हिंदी में लोकतंत्र, और लोकतंत्र का मतलब हो गया जनता का शासन। ठीक है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि जब जनता का शासन है तो हमने तो कभी जनता को सरकार के द्वारा इन्विटेशन देते हुए नहीं सुना, ने देखा कभी कि जनता में कौन होता है? हम ही आते हैं, आप आते हो। तो जनता को कभी सरकार ने नहीं बुलाया कि आप आइए, आज एक नया नियम बनाने जा रहे हैं हम देश के लिए, और आप उस फंक्शन में या उस जो भी समारोह हो रहा है, या संसद का सत्र चल रहा है, या विधानसभा का सत्र चल रहा है, या विधानसभा में आइए, ऐसा इनविटेशन या बुलावा हमने कभी नहीं सुना। तो फिर जनता का शासन कैसे हुआ? तो बच्चों की तरफ से जवाब आता है कि सर, हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और उस प्रतिनिधि को सरकार में भेजते हैं, और वो प्रतिनिधि हमारी आवाज को वहां पर रखता है, हमारी मांगों को, हमारी समस्याओं को वहां पर रखता है, और उसी के माध्यम से हम सरकार में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम राइट है कि हम डायरेक्ट नहीं जाते, सरकार में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन हमारे माध्यम से हमारा प्रतिनिधि, हमारी ओर से हमारा प्रतिनिधि सरकार में अपनी पूरी भूमिका निभाता है। तो अब हम यहां पहुंचे कि जो लोकतंत्र है वो है जनता का शासन। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जनता जो है वो अपने शासक को चुनती है, शासक को चुनती है जनता। इसका मतलब लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था हो गई जिसमें जनता अपने शासक को चुनती है, वोट डाल करके, प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है, और वोट डाल करके जनता जब अपने सरकार को, शासन को चुनती है, तो हम ऐसी व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई इसको, जो कि राष्ट्रपति थे अमेरिका के, अब्राहम लिंकन। सबसे लोकप्रिय और सबसे आसान स्पष्ट परिभाषा जो लोकतंत्र की दी गई है बच्चों, वो है अब्राहम लिंकन जी के द्वारा दी गई। इसका मतलब है जनता के लिए
और जनता के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। मतलब ये हुआ कि जनता ही शासन चलाती है, जनता ही शासन चलाने वाले को चुनती है, और वो शासन भी जनता के लिए ही होता है। ऐसी अगर कोई व्यवस्था है तो उसे हम लोकतंत्र व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल सही है। इसकी अंग्रेजी में अगर हम देखें तो अब्राहम लिंकन जी ने जो परिभाषा दी है, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल दी है। सबसे आसान और सबसे स्पष्ट और सबसे लोकप्रिय जो परिभाषा है वो इसी को माना गया है लोकतंत्र की। अब बात हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न आते हैं यहाँ पर बच्चों, कि जो जनता है वोट डालेगी वो जनता कौन होगी? क्या सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा? वो जो शासक होगा जिसको चुनना है वो शासक कौन होगा? किस तरीके से चुना जाएगा? फिर सरकार के किस रूप को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में प्रश्न आते रहेंगे और हैं, अब आ रहे हैं कि क्या पूरी जनता चुनाव में भाग लेगी? शासक होगा वो कैसे चुना जाएगा? कौन होगा? सरकार चुनने के बाद किस प्रकार की सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार कहेंगे? ये बातें, अब इस बात को जानने के लिए हमें लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं जाननी है कि लोकतंत्र जो होगा उसकी क्या विशेषताएं होंगी, यानी किस प्रकार के शासन को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। इस तरह से लोकतंत्र की क्या क्या विशेषताएं होंगी वो जानेंगे अब हम। तो अब अगला हमारा टॉपिक जो है वो है लोकतंत्र की विशेषताएं। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लोकतंत्र, ऐसे भी लिख सकते हैं लोकतंत्र को, और लोकतंत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया, परिभाषा के इसका देखें, शासन की वह व्यवस्था जिसमें जनता स्वयं अपने शासक को चुनती है। अपने शासक को चुनती है। ये हो गई लोकतंत्र की परिभाषा, यानी कि शासक को जब जनता चुने तो वह व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था या लोकतंत्र कहलाता है। अब आता है लोकतंत्र की विशेषताएं। लोकतंत्र की विशेषताएं, लोकतंत्र की विशेषताओं में हम जानेंगे कि जो लोकतंत्र है उससे संबंधित उसके अंदर क्या क्या खासियत होती है, तब जाकर के हम उसको लोकतांत्रिक या लोकतंत्र कहेंगे। बच्चों, पहली जो विशेषता उसके अंदर है वह है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। इसके बाद नंबर 2, तो जो पहला जो हमारा है कि जो प्रमुख फैसले हैं, सरकार ने जो फैसले लेने हैं देश के लिए, देश के हित में, जनता के हित में,
वो फैसले वही लोग लेंगे जो जिनको जनता चुन करके सरकार में भेजती है। अगर उनके पास यह अधिकार है, निर्वाचित नेताओं के पास यह अधिकार है सरकार के अंदर रह करके वो फैसले ले सके देश हित में, जनता के हित में, तो ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था कहलाएगी। अगर हमने चुन के भेजा नेताओं को, प्रतिनिधियों को, हमारे प्रतिनिधियों को अगर सरकार में भेजा हमने चुन करके, और उनको अपना फैसला लेने का, हमारी बात को आगे रखने का, हमारे क्षेत्र के विकास को वहां पर आगे दिखाने का या विकास के लिए कुछ काम मांगने का कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। तो एक पहली शर्त यह हो गई लोकतंत्र के लिए कि भाई जो हमारे प्रमुख फैसले होने हैं सरकार में वो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही होने चाहिए। दूसरा है, अब इसमें देखिए सही बात है कि भाई फैसले होने चाहिए, लेकिन 1999 में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट में अपना पूरा योगदान दिया। सैनिक तख्ता पलट में अपना पूरा शासन को एकदम बदल करके रख दिया, सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर दिया सैनिकों के बल पर। चुनी हुई सरकार जो लोकतांत्रिक सरकार थी, लोकतंत्र तो पाकिस्तान में भी है, वो अपने आप को कहता है कि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब सैनिकों के बल पर, अपनी शक्ति के दम पर सत्ता को, बागडोर को अपने हाथ में ले लेना और अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर देना देश का, क्या वो लोकतंत्र है? नहीं। ऐसी कंडीशन में हमें ऐसी व्यवस्था को लोकतांत्रिक सरकार नहीं कहना चाहिए। परवेज मुशर्रफ ने क्या किया कि लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका 1999 में, और फिर 2002 में क्या किया, एक जनमत संग्रह करवाया। जनमत संग्रह मतलब क्या होता है? जन मीन्स आदमी, मत मीन्स विचार, यानी कि जनता के विचार को इकट्ठा किया, लोग से अपने विचार जाने, और वो भी दबाव डाल करके। अगर वैसे विचार जानते लोकतांत्रिक तरीके से तो हो सकता है उसके विपक्ष में फैसले जाते, लेकिन दबाव डाल करके उनसे अपने मत लिखवाए, अपने विचार जाने, और उनको जानने के बाद में अपने कार्यकाल को 5 साल के लिए बढ़वा लिया। 5 साल के लिए अपने कार्यकाल को फिक्स कर लिया कि अब मुझे 5 साल तक कोई नहीं हटा सकता। पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह जो है वो एक धोखाधड़ी है। मैंने बताया था अभी कि दादागिरी से किया था, तो जनमत संग्रह जो करवाया गया था वो एक धोखाधड़ी माना गया। ये भी राष्ट्रपति बना, फैसले ले रहा है, लेकिन चुनकर के किसी ने इसको नहीं भेजा। 2002 में उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 2002 ये पास कर दिया, ये लागू कर दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इस ऑर्डर के अनुसार उन्होंने पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला, पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। खुद को राष्ट्रपति घोषित कर ही दिया था। तो फिर इस ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने अपने हाथ में एक ऑर्डर ले लिया, एक आदेश ले लिया, एक अधिकार ले लिया कि भाई वो राष्ट्रपति होने के नाते प्रांतीय असेंबलियों और राष्ट्रीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। तो उन्होंने वही किया, प्रांतीय असेंबली और राष्ट्रीय असेंबलियों को भंग कर दिया। इसके बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए, और इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए और चुने प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों के पास में थी। देखो क्या हुआ, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर दिया और दोबारा से चुनाव करवाए गए।
तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि भाई चुनाव करवाया, चुनाव में जनता ने भाग भी लिया और चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में बागडोर होनी चाहिए, वो भी अधिकार दिए उनको। लेकिन क्या किया, जो सर्वोच्च अधिकार, जो सर्वोच्च जो फैसले देने का जो नियम था, वो राष्ट्रपति ने अपने हाथ में रखा। फाइनल फैसला जो सुनाएगा वो राष्ट्रपति ही सुनाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, जो जनता के हाथ में, जो प्रतिनिधियों के हाथ में होनी चाहिए सारे अधिकार, वो नियम के अनुसार नहीं थे और सर्वोच्च सत्ता जो थी वो राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के हाथ में ही उन्होंने रखी। तो यहां पर हम इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था है उसको लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, अगर ऐसा है। अब दूसरी जो विशेषता है वो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली। बहुत जरूरी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्र रूप से चुनाव, और वो भी निष्पक्ष रूप से। अगर ये प्रणाली कामयाब हो जाती है तो लोकतंत्र अपने आप में काफी हद तक कामयाब माना जाएगा। बड़ी समस्या की बात है देश में, बड़े बड़े देशों में, भारत जैसे देश में, कि चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न करवाया जाए। अब इसमें देखिए, चीन की संसद को राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन के करीब 3000 सदस्य आते हैं और कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंधित कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। अब जाकर के हम निर्णय पर पहुंचे हैं कि क्या 50 साल तक या 20 साल तक लगातार जब एक ही पार्टी अगर चुनाव में जीतती रहे तो क्या हम उस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं या निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक ही पार्टी सत्ता में बार बार आ रही है तो कहीं ना कहीं संशय पैदा होता है कि चुनाव में कोई ना कोई धांधली या कोई ना कोई रुकावट, लोकतांत्रिक अवरोध कोई ना कोई जरूर उसमें आ रहा है कि एक ही पार्टी सत्ता में क्यों आ रही है। जब तक जनता के पास ऑप्शन, विकल्प नहीं होंगे और विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्रता नहीं होगी, जब तक हम उस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कह सकते। तो लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली जरूरी है, ये होनी चाहिए। तीसरा जो हमारे पास, अब इसमें अगर हम थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं कि भाई जैसे लिखा हुआ है इसमें कि लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर हो सके। सही बात है, जब एक ही पार्टी अगर बार बार चुनाव जीत रही है तो क्या चुनाव की जीत और क्या हार होगी? तो यहां पर तभी हम कह सकते हैं कि चुनाव सही हुआ है। अभी मैंने बताया था कि भाई जब तक किसी पार्टी को हारने और जीतने का समान अधिकार नहीं होगा, जब तक वो चुनाव लोकतांत्रिक नहीं माना जाएगा। अब तीसरी जो हमारी विशेषता है वो है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। एक व्यक्ति एक वोट और एक मोल। कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति वोट करे, एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होना चाहिए और वो जो व्यक्ति वोट करे उस वोट की कीमत
और किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कितना भी पावरफुल व्यक्ति है, उसके वोट और एक आम आदमी के वोट की कीमत बराबर होनी चाहिए, उनके कीमत एक होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था है तो हम उस चुनाव की प्रक्रिया को या उस चुनाव को या शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक कह सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और अधिकार होने के बाद में उस व्यक्ति के एक वोट की कीमत भी एक ही होनी चाहिए। अब वो एक का मतलब यहां पर यह है कि एक राष्ट्रपति एक वोट डाले और एक जनता का आम आदमी एक वोट डाले, तो दोनों के वोटों की कीमत समान या बराबर होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था काम कर रही है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। अब वयस्क शब्द जो यहां पर आया है, इसका मतलब क्या है बच्चों? वयस्क, बेटा जब 18 साल पूरी करने के बाद, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसको हम वयस्क कहते हैं। हमारे देश में ये पैमाना रखा हुआ है कि 18 साल जो पूरी कर लेता है वो बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो वयस्क माना जाता है। और 18 साल के बाद ही हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तीसरा है कानून का राज और अधिकारों का आदर। कानून का राज और अधिकारों का आदर, सम्मान, आदर या सम्मान। सरकार हमने बना दी, वोट हमने डलवा लिए, यानी चुनाव हमने करवा लिए और सरकार का निर्माण हो गया। सरकार बनने के बाद अगर राज जो हो रहा है, शासन जो चल रहा है, अगर वो शासन कानून का नहीं है, यानी संवैधानिक नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, या वहां पर जनता के जो अधिकार हैं, प्रतिनिधियों के जो अधिकार जो होने चाहिए, अगर उनका सम्मान नहीं है, उनका आदर नहीं है, तो भी हम उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के लिए ये जरूरी है कि कानून का राज, सरकार जो काम करेगी वो संवैधानिक दायरे में रहकर के ही काम करेगी। अगर वो कानून के अनुसार नियम बनाती है, जनता में शासन चलाती है, जनता के अधिकारों की रक्षा करती है या प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा करती है, तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी प्रणाली को हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कह सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी विशेषता है लोकतंत्र की। अब ये चार जो परिभाषाएं, जो आवश्यकताएं बताई है, जरूरी चीजें बताई है कि किसी भी शासन व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो इन चार पैमाने पर 4 बिंदु जो बताए गए हैं, इनके आधार पर हम उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक ठहरा सकते हैं। इसमें दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहला है कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होने चाहिए। अगर निर्वाचित नेता जो हमने भेजे हैं चुन करके, अगर वो फैसले लेने में सक्षम है, तो उस व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक कहेंगे। जो चुनाव हमने करवाए हैं वो निष्पक्ष है, स्वतंत्र है, तो ही हम उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक कहेंगे। तीसरा है एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, बताया था मैंने अभी कि एक व्यक्ति को सिर्फ एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसके बाद उस व्यक्ति के वोट की जो कीमत या मोल, उसका महत्व एक खास आदमी के वोट के बराबर ही होनी चाहिए। कानून का राज और अधिकारों का आदर। अगर सरकार बनने के बाद सरकार जो कानून या नियम लागू कर रही है या शासन व्यवस्था चला रही है, जनता के हित का ख्याल कर रही है, तो वो कानून के दायरे में होकर ही होने चाहिए। यानी कि संविधान के जो नियम लिखे गए हैं संविधान में, उन नियमों के, कानूनों के आधार पर ही शासन या सत्ता चलाई जाएगी। और
जनता या प्रतिनिधियों के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। ये जरूरी है, तो ही हम उस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कह सकते हैं। बच्चों, आज की क्लास यही थी। इसके बाद हम अगला चैप्टर जो क्लास होगी उसमें बाकी चैप्टर कवर कर लेंगे। शायद ये 2 क्लास में चैप्टर पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।